हेलो एवरीवन, मैं सर अजीत सिंह बिस्ट। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको डेली कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस, और उन 5 क्वेश्चनों का बैकग्राउंड क्या होगा हर क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए मैंने फंडामेंटल ऐड के बारे में बताया, तो आज मैं फंडामेंटल का पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। तो शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। तो मैं इसका पेन ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट बस। तो व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, मतलब आर्टिकल 17 जो है संविधान का, वो क्या कहता है। तो वो ये ऑप्शन ए, असर्व सहायता का समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन बी, असर्व सहायता को अभ्यास मना किया है। ऑप्शन सी, असर्व सहायता का अभ्यास करना अपराध है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है असर्व सहायता को समाप्त कर दिया गया है। ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, पूरा जो हमारा मौलिक अधिकार है ना, उस मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल 17 आता है। तो समझते हैं जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और यूएसए से वो लिया गया है। ठीक है ना। और मौलिक अधिकार को हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? देखिए, इंग्लैंड के एक राजा थे जिनका नाम था जॉन। और ये जॉन जो किंग थे यहाँ के, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने नागरिकों को, सिटीजन को कुछ राइट्स दिए। जो राइट्स दिए, और जिस राइट जो दिए गए वो जिस डॉक्यूमेंट में लिखे गए थे, उस डॉक्यूमेंट को बोला गया मैग्ना कार्टा। तो इसलिए हमारे जो आर्टिकल 12 से 35 तक जो भाग 3 मौलिक अधिकार हैं, इनको हमने क्या बोल दिया, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो हमारे जो प्रेजेंट में मौलिक अधिकार है वो 6 है। उससे पहले 7 थे, जो एक डिलीट कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, वो डिलीट कर दिया गया। तो इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे बचे हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी आज भाग 12 में पहुंच चुका है, और आर्टिकल 300 ए में है, और चैप्टर 4 में है। अब वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक आपका लीगल राइट है। तो प्रेजेंट में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, और उनकी शुरुआत होती है 14 से, ठीक है ना, और 32 तक। तो 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, और समानता के अधिकार में आर्टिकल 17 आता है, जो ये कहता है कि भारत के अंदर छुआछूत क्या है, और छुआछूत पर भाषण देना और छुआछूत पर करना, ये दोनों ही अपराध है। और इसके लिए संरक्षण के लिए कानून बनाया गया, जिसे बोलते हैं अधिनियम 1955। इसे, उसका पूरा नाम जो है वो है असर्व सहायता अधिनियम 1955। इसी के द्वारा जितने भी छुआछूत और ये तरह के काम होते हैं, इनको रोकने के लिए कानून बनाया गया था, और जो 1955 जून 1955 में क्या हुआ था, लागू हो गया था। ठीक है ना। और इसी के बाद 1965 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था इलाया पेरुमल समिति, जिसने इसमें काफ़ी बदलाव किए और इस एक्ट का नाम भी बदल दिया, और इस एक्ट का नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो ये तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्यसभा से सहयोगी सदस्य है। देखिए, 3 कमेटी के बारे में बताया गया है, तो आपको ये बताना है इस कमेटी के अंदर कौन सा राज्यसभा के लोग भी इस कमेटी में होते हैं, मतलब किस कमेटी में राज्यसभा के लोग भी होते हैं। तो पहली है लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, और तीसरा है आपका विशेष अधिकार समिति, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। कैसे, देखते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 105 है, संविधान का जो अनुच्छेद 105 है, 105 कहता है, समितियों का जिक्र करता है जितनी भी हमारी कमेटी हैं। कितनी कमेटी हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले एक बात जान लें कि हमारे वहाँ जो ये कमेटी का प्रावधान आया कहाँ से। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में भी, तो वो 1921 में आया। तो वहीं से ये कमेटी का हमारे वहाँ एक प्रावधान आया है। कुल 24 कमेटी हैं इंडिया, हमारे 24 समिति होती हैं संसद में, 16 लोकसभा से होती हैं और 8 कहाँ से होती हैं, राज्यसभा से होती है। मगर जो अभी आपको पीछे ऑप्शन आया था उसमें लिखा था लोक लेखा समिति। देखिए, तो लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं कुल, और 22 मेंबर में से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और क्वेश्चन पीछे आया था, इनमें से किस कमेटी में राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी है। और दूसरी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो इसमें 15 मेंबर तो लोकसभा से आते हैं, और जबकि 7 मेंबर कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। तो इसमें भी राज्यसभा के मेंबर है। और फिर है प्रिविलेज कमेटी, तो इसमें भी लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं। इसलिए उसका आंसर था ऑप्शन डी। मतलब जितनी भी कमेटी हैं ऑप्शन में ए बी सी, उन तीनों में ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का संविधान। अब भारत का संविधान क्या, तो ऑप्शन ए कहता है भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन बी, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन सी, नागरिकता के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी, कोई नागरिकता प्रदान नहीं करता। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगर नागरिकता की बात करूं तो देखिए, हमारे वहाँ जो भाग 2 है ना, 1 मिनट, हमारे वहाँ जो भाग 2 है, इस भाग 2 की बात करूं मैं,
इस भाग 2 में हमारी नागरिकता के बारे में दिया गया है और ये 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। अब ये सिटीजनशिप हमारी ली कहाँ से गई है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो नागरिकता ली गई है वो ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन से ली गई है तो हमारे वहाँ इसलिए क्या कहते हैं, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल मतलब हमारे वहाँ जो नागरिक होगा, जो हमारे देश का नागरिक होगा, सिटीजन होगा, वो भारत का नागरिक होगा, ना कि किसी राज्य का नागरिक होगा। जैसे यूएसए में बात करें, अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में होती है डबल, दोहरी नागरिकता। कैसी होती है? दोहरी नागरिकता होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है। वहाँ पर राज्य का नागरिक अलग होता है वो और देश का अलग होता है। मगर भारत का आप देखेंगे अगर आप वोटर आईडी कार्ड, तो वहाँ लिखा होगा कि आप इंडियन सिटीजन है, ना कि किसी यूपी बिहार के सिटीजन है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे वहाँ बोला जाता है कि एकल नागरिकता, जो हमने ब्रिटेन से ली है। और इस एक बात और इम्पोर्टेंट कि जो हमारे वहाँ जो नागरिकता है ना, सिटीजनशिप है, वो एक संघ सूची का विषय है। इसका मतलब क्या है? संघ सूची का विषय से मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भी नागरिकता में परिवर्तन होंगे, जो भी नियम कानून संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। इसलिए देखिए 3 तरह की सूची होती है, आप सबको पता है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय होते हैं वो केंद्र गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम करती है, ठीक है ना। अब ये भाग 2 में मैंने आपको बता दिया था कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। तो ये 5 तरीके कहाँ पे लिखे हुए हैं? 1955 एक अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955 है। इसमें नागरिकता के प्राप्त करने के 5 तरीके दिए गए। किस तरीके? 5 तरीके। तो पहला इसमें जो है जन्म भारत में हो जाए, वंश के आधार पर माता पिता भारतीय हैं। तीसरा पंजीकरण करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए आप, ठीक है ना। कुछ ना कुछ इनके पीछे रीजन भी होते हैं करने के। फिर चौथा आपका है देशीकरण। देशीकरण क्या मतलब? आप कुछ साल तक भारत में रहेंगे, 14 वर्ष तक, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, तो भी आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। और क्षेत्र का समावेश मतलब कोई देश पर भारत हमला कर दे, जैसे पीओके पे, और उसे कब्जा कर ले, तो वहाँ के लोग भारतीय जो होंगे, जो भी वहाँ के नागरिक होंगे वो भारतीय बन जाएंगे। तो 5 तरीके हैं 1955 अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के, ठीक है ना। और ऐसे ही नागरिकता समाप्ति करने के 3 तरीके 1955 अधिनियम में। 3 तरीके कौन कौन से? स्वैच्छिक त्याग द्वारा, मतलब खुद नागरिकता छोड़ दीजिए। अब एक बात याद रखना, कभी भी आप नागरिकता छोड़ते हैं और आपके बच्चे 18 साल से कम के हैं तो बच्चों की नागरिकता भी खत्म हो जाएगी। जबकि आपके बच्चे 18 साल से बड़े हैं तो उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। बर्खास्तगी मतलब सरकार आपकी नागरिकता बर्खास्त कर सकती है, और वंचन, सरकार ये आपको क्या वंचित भी कर सकती है, ठीक है ना। ये चीज़ें थोड़ी सी डीपली हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति ना तो वापस लौटा सकता है और ना ही उसकी मंजूरी रोक सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी यस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, धन विधेयक। धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है, जानते हैं इसके बारे में, कि धन विधेयक हमारे संविधान के अंदर 4 तरह के अंदर बिल होते हैं। उन 4 बिल में से एक धन विधेयक है, जो आर्टिकल 110 में इसके बारे में दिया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष का होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? धन विधेयक होगा या नहीं होगा, ये कौन तय करेगा? ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा, ये अंतिम निर्णय होगा इसका, ठीक है ना। और लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया गया धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक मान लिया जाएगा। फिर उसे आप न्यायालय में चुनौती या राष्ट्रपति के द्वारा भी उसमें विचार नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझिए, लोकसभा अध्यक्ष ने किसी विधेयक को बोल दिया धन विधेयक है, तो उसको मानना ही पड़ेगा। आप उसे न्यायालय में भी नहीं ले आ सकते, और राष्ट्रपति द्वारा उसे विचार भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, कोई विधेयक होगा वो लोकसभा राज्यसभा में आ सकता है, मगर धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो केवल लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है, फिर राज्यसभा जाएगा, मगर राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को ये बिल वापस करना होगा। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अपना जवाब नहीं देता है तो ये बिल पास माना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है धन विधेयक को लेके, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे, धन विधेयक सरकारी विधेयक माना जाता है। मतलब देखिए, 2 तरह के बिल होते हैं, एक प्राइवेट बिल होता है, एक सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल होता है। अगर प्राइवेट बिल की बात करें तो उसे एमपी प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी सांसद, जबकि जो आपका सरकारी विधेयक होगा उसको केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे हम देखते हैं, देखिए, इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की क्या चाहिए? सिफारिश चाहिए। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये बिल रखा जाता है, ठीक है ना। और लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है धन विधेयक होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक क्या कह रहा है, दोनों सदनों के धन विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। या तो वह इस पर अपनी सहमति देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है। राष्ट्रपति इसे किसी भी दशा में सदन में पूर्ण विचार के लिए नहीं भेज सकता। कुल मिला के कहने की बात यह है कि राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है कि इस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज दे, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संवैधानिक किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति है। मतलब देखिए, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट से लॉ के मामले में कोई भी राय ले सकता है, मगर राष्ट्रपति इस बात को माने ना माने राष्ट्रपति के ऊपर होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 145, 146, 143 या 144, राइट आंसर है 143। इसका आंसर है सी। देखते हैं कैसे। देखिए, पहले मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के कुछ क्षेत्राधिकार होते हैं, उन्हीं में क्षेत्र अधिकार में से एक होता है सलाहकार क्षेत्राधिकार। क्या कहता है सलाहकार क्षेत्राधिकार? ये आर्टिकल 143 में है, और इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 2 श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। ठीक है, जैसे कोई सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। ठीक है ना, या कोई संवैधानिक संधि है इस मामले में। तो कुल मिला के यह है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो 143 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मतलब सीजीआई से एडवाइस ले सकता है। ठीक है ना, उस एडवाइस को माने ना माने राष्ट्रपति का विवेक अनुसार है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और ठीक है ना, और उसी दिन हमारी सर्वोच्च न्यायालय भी बन गई थी, अस्तित्व में आ गई थी। और 28 जनवरी 1950 को हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई थी। तो ये थे आज के क्वेश्चन।